वो लड़का बस आराम से क्रॉस लेग बैठा और एक सिंपल सी सांस ली, बस एक सांस। लेकिन उस एक सांस ने दुनिया के टॉप ग्रैंड मास्टर को अंदर तक हिला दिया। जिन डिसाइपल्स ने लगभग 2.5 ईयर्स तक नॉन स्टॉप ट्रेनिंग की थी, वो भी मुश्किल से 30 सेकंड्स तक टिक पाते थे। लेकिन ये नया लड़का पूरे 2 मिनट्स तक बिना हिले डुले बैठा रहा, जैसे ये उसका रोज का वार्म अप हो। इसी एक मूव की वजह से उसने सिर्फ 5 मिनट्स में ट्रूकी सीख ली, वो स्किल जो बाकी लोगों को ईयर्स लगाकर भी पूरा नहीं आता। और पहली बार जब उसने ट्रूची यूज की तो एक हाई लेवल बीस्ट सीधा हवा में उड़कर पाउडर बन गया। सच में इतनी डस्ट उड़ी कि कोई देखता तो कहता, भाई अगली बार जरा साइड में ब्लास्ट कर देना। लेकिन मजे की बात ये थी, बस 1 मंथ पहले तक श्वेड जिंग एकदम नॉर्मल, थोड़ा वीक सा लड़का था। एक अजीब एक्सीडेंट ने उसे एक ऐसी दुनिया में गिरा दिया जो दिखने में अर्थ जैसी थी, बस थोड़ी ज्यादा ड्रामेटिक। वहां पहुंचते ही उसके अंदर एक सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब वो जितनी भी ट्रेनिंग करता, उसकी एबिलिटीज परमानेंटली अपग्रेड होती रहती। और कैंपस में तो हालत ये थी कि बस वो दिखाई दे जाए, सीनियर गर्ल्स और जूनियर गर्ल्स सीधा ओवरथिंक मोड में चली जाती। इसका पूरा फायदा उसके चार्म और लुक्स को मिलता रहा, जैसे कोई ऑटो बूस्ट फीचर चल रहा हो। उसी समय एक टेनिस बॉल मिसाइल की स्पीड में उसके सिर पर फेंकी गई। कोई भी नॉर्मल इंसान डर जाता, पर जिन ने बिल्कुल कैजुअली हाथ बढ़ाया और बॉल पकड़ ली। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये शॉट इंटेंशनली मारा गया है। उधर उसका दोस्त लिगू दौड़ता हुआ आया। जिन ने पूछा, भाई पता है किसने फेंकी? लिगू ने जैसे ही उधर ठीक से देखा, उसका चेहरा वैसा हो गया जैसे किसी को अचानक टेस्ट की न्यूज मिले। वो लगभग अपना ब्रेकफास्ट स्पिट कर देता, क्योंकि सामने खड़ा था स्कूल का मोस्ट इरिटेटिंग बुल्ली, पेओ ग्वांग। लिगू ने लंबी सांस लेकर कहा, हाँ फिर वही गर्ल वाला इश्यू होगा। भाई गर्लफ्रेंड बना ले, मेरी टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। जिन ने बिना एक्सप्रेशन बदले कहा, इंटरेस्ट ही नहीं है, और सीधे जिन की तरफ चल पड़ा। लिगू ने पीछे से आवाज लगाई, अरे सुन, पेओ ग्वांग से पंगा लेना मजाक नहीं है, सिर्फ वर्कआउट से कुछ नहीं होगा। लेकिन जिन बाकी सब जैसा नहीं था। इस दुनिया में आए सिर्फ 1 मंथ में उसकी स्ट्रेंथ रोज अपग्रेड हो रही थी। अगर वो किसी स्किल को एक सर्टन लेवल तक ट्रेन कर दे, उससे जुड़ा स्पेशल एबिलिटी अपने आप अनलॉक हो जाता। उसकी डेली ट्रेनिंग उसे एक बड़ा बूस्ट देती थी, लेकिन उतनी ही उसकी एनर्जी भी खा जाती थी। घर पहुंचकर उसने फ्रिज खोला और अंदर सिर्फ खाली स्पेस खड़ा था। इतना खाली कि जैसे अंदर हवा भी बोर होकर कहे, बोलो कोई है क्या? जिन ने फ्रिज का खालीपन देखा, एक छोटी सी हेल्पलेस स्माइल दी और बोला, परफेक्ट। बॉडी तो हल्क बन रही है। और फ्रिज कंप्लीट इमोशनल डैमेज मोड में। जिन कपड़े बदलकर बाहर फूड खरीदने निकल गया। वो इतनी मेहनत किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा था। असली वजह ये थी कि उसे पता चला था कि जहां वो रहता है, उसे 5th अर्बन सर्कल कहा जाता है। इस सर्कल के अंदर एक धमाकेदार प्रॉस्परस मेट्रोपोलिस थी, लेकिन जैसे जैसे बाहर की तरफ जाओ, जगह उतनी ही सूखी, बंजर और टोटल बोरिंग हो जाती है। ग्रेजुएशन में सिर्फ हाफ ए ईयर बचा था, और अगर जिनको उस इनर सर्कल में जाना था तो उसे जान लगानी ही पड़ती। घर लौटते समय एक छोटी सी ब्लैक कैट अचानक गली से भागती हुई निकली। उसके शरीर पर चोट के निशान देखकर जिन समझ गया कि शायद ये किसी फाइट में हार कर निकली है। वो जैसे ही उसे हाथ लगाने आगे बढ़ा, बिल्ली सीधे जमीन पर गिर पड़ी। और फिर वो ब्लैक कैट बोल पड़ी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्ट्रे कैट्स की दुनिया इतनी क्रूर हो सकती है। जिनका दिल जोर से उछल गया। एक बिल्ली को ह्यूमन लैंग्वेज में बात करते सुनकर कोई भी डर जाए। वो नीचे बैठा और तभी उसे दिखा कि बिल्ली की पूंछ पर एक आयरन रिंग बंधी हुई है। जैसे ही उसकी उंगली उस रिंग को छुई, अचानक उसके सामने एक सिस्टम पैनल पॉपअप हो गया। डिवाइन सब्सटेंस डिटेक्टेड, डिविनिटी एब्जॉर्बिंग। पिछले 1 मंथ में जिन ने इस दुनिया जूशा के बारे में काफी कुछ सीख लिया था। 287 ईयर्स पहले इस दुनिया का गॉड मर चुका था। उस दिन पूरी दुनिया के लोगों ने एक डरावना नजारा अपनी आंखों से देखा था। उसके बाद एक लाइन हर जगह फैल गई, गॉड इज डेड, ह्यूमैनिटी स्टैंड्स ऑन इट्स ओन। और जिनका असली गोल था
अपने सिस्टम की मदद से नया गॉड बनना। जिन ब्लैक कैट को घर ले आया, उसने सबसे पहले उसे कैट फूड का एक बाउल दिया, लेकिन जैसे ही बिल्ली ने उसे देखा, उसका रिएक्शन ऐसा था जैसे किसी को ठंडी चाय थमा दी जाए, पूरा डिस्गस्ट। ऊपर से वो बात भी कर रही थी, तो जिन को शक हो गया कि शायद ये सच में बिल्ली नहीं है। ये सोचते हुए वो किचन में चला गया। उसने स्पैचुला उठाया और कुकिंग शुरू की, और हमेशा की तरह उसकी कुकिंग एट्रिब्यूट लगातार बढ़ती चली गई। थोड़ी देर में एक खुशबूदार प्लेट श्रेडेड पोर्क विद ग्रीन पेपर्स ऑन राइस तैयार हो गई। जैसे ही ब्लैक कैट ने उसकी खुशबू सूंघी, उसके मुंह से सीधा लार बहना शुरू हो गया। उसने गर्म होने की परवाह भी नहीं की और अपने पाव से खाना पकड़कर मुंह में ठूंसने लगी। जिन ने उसे ऐसे खाते देखा और अब उसे लगभग यकीन हो गया, ये कोई नॉर्मल कैट नहीं है, शायद ये एक ह्यूमन है जो कैट में बदल गया है, और इसकी असली वजह वही आयरन रिंग है जो इसकी पूंछ में बंधी हुई है। जिन कुछ और सोच पाता उससे पहले ही सिस्टम ने नोटिफाई किया कि डिविनिटी एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है। फिर सिस्टम ने पूछा कि क्या वो ट्विन लाइफ नाम का स्किल एक्टिवेट करना चाहता है। जिन ने स्किल पढ़ा और बिना किसी हिचक के यस दबा दिया। अगले ही सेकंड सिस्टम ने कंफर्म कर दिया, स्किल एक्टिवेशन सक्सेसफुल। जिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक पानी की बूंद उसकी हथेली के बीचों बीच जाकर घुल गई हो। जब उसने स्किल डिस्क्रिप्शन चेक किया तो उसे पता चला कि इसका पैसिव इफेक्ट उसे 2 लाइव्स देता है, यानी अगर वो मर भी जाए तो 7 डेज के अंदर वो कहीं भी अपनी मर्जी से रेसरेक्शन पॉइंट चुन सकता है, और ये सब एक 3 मंथ कूल डाउन पर चलेगा। जिन ने सोचा, अगर पैसिव एबिलिटी ही इतनी ओपी है तो एक्टिव तो बिल्कुल क्रेजी होगा। लेकिन जब उसने एक्टिव स्किल पर क्लिक किया, उसे पता चला कि उसे अनलॉक करने के लिए 500 डिविनिटी चाहिए। अभी तो उसके पास बिल्ली से मिली थोड़ी सी ही डिविनिटी थी, मतलब फिलहाल उसे ब्लैक कैट की डिविनिटी एब्जॉर्ब करते रहना होगा। लेकिन जब उसने बिल्ली को गौर से देखा, उसके पूरे शरीर पर चोटें थीं। अब उससे डिविनिटी निकालना थोड़ा इनह्यूमन लगने लगा। तो जिन ने सोचा, ठीक है, इसका दूसरा तरीका बाद में सोचना पड़ेगा, अभी के लिए इसे अकेला छोड़ भी नहीं सकता। उसने घर का सर्वेलांस ऑन किया ताकि देख सके कि कैट अकेले में क्या करती है। फिर वो बाहर निकल गया, शायद उसे डिविनिटी के बारे में कुछ और क्लूज मिल जाए। जैसे ही जिन बाहर निकला और दरवाजा बंद किया, अंदर बैठी ब्लैक कैट का मासूम सा स्माइल धीरे धीरे गायब हो गया। कुछ तो गड़बड़ थी। इस दुनिया में आउटर सर्कल से इनर सर्कल में घुसना बहुत मुश्किल था। अगर कोई अंदर पहुंच भी जाए तो इतनी भारी भरकम फीस देनी पड़ती कि किसी भी आउटर सर्कल के मिडरिच परिवार का दिवाला निकल जाए। फिर भी लोग किसी भी तरह अंदर पहुंचने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते थे कि एक दूसरा तरीका भी है, मार्शल आर्टिस्ट बनना। जिन ये सब सोच ही रहा था कि अचानक एक गंजा आदमी तंगसी गली में उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। जिन ने हल्का सा सिर उठाकर पूछा, क्या चाहिए? गंजे आदमी ने कहा, हमारे बॉस पेओग्वांग उस लड़की पर नजर रख रहे थे जिसने आज सुबह श्वेड जिन को पानी देने की हिम्मत की। वो अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि अचानक कुछ इनविजिबल सा उसके पेट में लगा और वो सीधा हवा में उड़ गया। धड़ांग, वो जमीन पर गिरा और आसपास खड़े किसी भी आदमी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। अगले ही पल एक और लैकी जमीन पर गिर पड़ा, फिर तीसरा, फिर चौथा। सिर्फ 3 सेकंड्स में पूरा गैंग बेहोश होकर जमीन पर पड़ा था और जिन बस वहीं खड़ा था, जैसे उसके लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो। जिन ने जो वेपन यूज किया था वो कोई सुपर पावर आइटम नहीं था, बस जमीन से उठाए गए नॉर्मल छोटे छोटे पेबल्स। लेकिन उसकी आर्म स्ट्रेंथ और उसकी ऑलरेडी ओपी एमिंग स्किल के सामने वो पेबल्स भी मिसाइल बन गए। कुछ ही सेकंड में सारे छोटे मोटे गुंडे जमीन पर पड़े थे। तभी उनका बॉस पेओग्वांग आखिरकार बाहर निकला। उसके पीछे हल्की सी एक वुल्फ की फैंटम शैडो भी दिख रही थी, लेकिन जिन की एमिंग स्किल उसकी मूवमेंट पाथ को ऐसे दिखा रही थी जैसे स्क्रीन पर रेड मार्कर लगा हो। पेओग्वांग जैसे ही झपटा, जिन ने बस हल्का सा साइड स्टेप लिया और उसका अटैक हवा में चला गया। पेओग्वांग का पंच सीधा पीछे वाली दीवार में लगा और वो दीवार एक ही ब्लो में चकनाचूर हो गई।
उस पल जिन समझ गया, अच्छा ये बंदा सच में मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करता है, इसलिए इतना अकड़ता फिरता था। और ये तो जिन के लिए अच्छा था, उसे वैसे भी किसी ऐसे बंदे की जरूरत थी जिससे वो मार्शल आर्ट्स के बारे में पूछ सके। ये सोचकर जिन उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। पेओ ग्वांग वहीं खड़ा रह गया, पूरा कंफ्यूज और थोड़ा सा डराया हुआ। कुछ देर की फ्रेंडली कम्युनिकेशन के बाद, जिसका मतलब था कि जिन ने उसे आसानी से समझा दिया कि असली बॉस कौन है, पेओ ग्वांग कांपते हुए बोला, मैं हार गया। जिन ने सोचा था कि ये लड़का बहुत स्ट्रांग निकलेगा, लेकिन इतना बिल्डअप होने के बाद समझ आया कि उसके पास बस वन सिंगल मूव था। जिनकी एमिंग स्किल सिर्फ डायनेमिक विजन नहीं बढ़ाती थी, वो उसके पंच की एक्यूरेसी को भी बेहतरीन बना देती थी। बस पेओ ग्वांग की मूव्स में एक छोटा सा गैप पकड़ो और जिनका एक पंच उसकी पूरी टेक्निक तोड़ सकता था। और इसी दौरान सिस्टम ने एक नया स्किल भी अनलॉक कर दिया, कॉम्बैट। कुछ एक्सचेंज के बाद पेओ ग्वांग की हालत इतनी खराब हो गई कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जिन उसके पास गया और पूछा, तूने अभी जो पंच मारे थे वो कौन सी टेक्निक थी? पेओ ग्वांग हकलाकर बोला, वो टेक्निक नहीं थी, वो इनर फोर्स थी। जिन ने भौं उठाई। अच्छा, ये इनर फोर्स क्या होती है? पेओ ने समझाया, बॉडी की मेरिडियन एनर्जी को इकट्ठा करके उसे मूव्स के जरिए रिलीज करना, यही इनर फोर्स है। जिन ने फिर पूछा, ठीक है, इसे ट्रेन कैसे करते हैं, किससे सीखो? पेओ ग्वांग ने सिर झुकाकर कहा, मैंने बस बेसिक सीखा है, वो भी ट्रैश लेवल का, मैं ठीक से समझा नहीं पाऊंगा। जिन ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे ऊपर खींचा और बोला, एक बंदा जो स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, बार डाई करता है, क्राइम करता है और स्कूल में पूरा गैंगस्टर बनकर घूमता है, वो खुद को ट्रैश बोल रहा है। पेओ ग्वांग डरते हुए बोला, वो सब रूमर्स हैं, मैं खुद बनाता हूँ ताकि इमेज बन जाए। यह सुनकर जिन ने उसे रिवॉर्ड दिया, एक जोरदार गूंजता हुआ स्लैप। पेओ ग्वांग को वो वाला स्लैप देने के बाद, जिस तरह का स्लैप पेओ को बहुत प्यार आता था, जिन ने उसे ऑर्डर दिया, कल मॉर्निंग स्टडी में 10 बार अपनी रिफ्लेक्शन लिखकर पढ़ेगा, समझा? पेओ ग्वांग ने सिर हिलाया जैसे किसी ने उसकी लाइफ का रीसेट बटन दबा दिया हो। फिर जिन ने उसका फोन उसके हाथ में थमाया और बोला, चल मार्शल आर्ट्स का एड्रेस डाल, मैं खुद जाके पूछूंगा। इस फाइट के बाद जिनकी स्टैट्स में जो बूस्ट आया था, वो तो जैसे चीट कोड लगा हो। नॉर्मली जिम में 1 आवर की हार्ड ट्रेनिंग से उसकी फिटनेस सिर्फ 200 पॉइंट्स बढ़ती, अब एक सिंगल फाइट से कई गुना ज्यादा इंक्रीज मिल गया। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक नया स्किल अनलॉक हुआ, कॉम्बैट। अब लगता था जिनको फाइटिंग थोड़ी रेगुलर करनी पड़ेगी। मैप फॉलो करते हुए वो एक जगह पहुंचा, गोल्डन बेल डोजो। जैसे ही अंदर गया, फ्रंट डेस्क लेडी ने उसे चुप रहने को कहा, मास्टर टीचिंग में हैं। जिन ने अंदर झांका, कई लोग मैट्स पर क्रॉस लेगड बैठे थे। आगे एक व्हाइट हेयर्ड एल्डर खड़े थे जो ब्रीथिंग मेथड के बारे में समझा रहे थे। सही ब्रेथ कंट्रोल से इंटरनल स्ट्रेंथ एक्टिवेट होती है। ची को सही तरह से सर्कुलेट किए बिना कोई भी मार्शल पाथ पर स्टेप नहीं रख सकता। जिनकी आंखें चमक गईं। बिल्कुल यही चाहिए था मुझे, उसने सोचा। उसने फ्रंट डेस्क वाली से धीरे से पूछा कि क्या वो ज्वाइन कर सकता है। लेडी पास आई और जैसे ही उसने जिन का चेहरा देखा, उसका पूरा फेस रेड हो गया। वो बोली, हाँ कर सकते हो, बस खुद को पुश मत करना। ओके। जिन स्माइल करते हुए खाली मैट पर बैठ गया। एल्डर की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए उसने सबके साथ प्रैक्टिस शुरू की। एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ तो एल्डर बोले, कोर टाइट करो और इनहेल। सारे डिसाइपल्स ने फॉलो किया। फ्रंट डेस्क वाली मन ही मन सबके लिए चीयर कर रही थी। उसे डर था कि अगर आज कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उसकी जॉब चली जाएगी। लेकिन सिर्फ 30 सेकंड्स में सबके चेहरे ढीले पड़ने लगे। जिससे उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वो भी 35 सेकंड में ढेर हो गया। मास्टर उसकी तरफ चलते दिखे तो वो पैनिक हो गई। सर प्लीज कुछ और डेज दे दीजिए, मैं अच्छे कैंडिडेट्स ढूंढ लूंगी। लेकिन एल्डर उसके पास से बिना रुके आगे निकल गए। उनकी नजर जिस पर गई वो था जिन, जो आज भी मैट पर बैठा स्टेबली इनहेल करता जा रहा था। जिनके लिए ये ब्रीथिंग मेथड सुनने में सिंपल लगा था, लेकिन असली में करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था।
इतनी ऑक्सीजन फेफड़ों में भरना नॉर्मल लंग कैपेसिटी वालों की बस की बात नहीं थी। खुशकिस्मती से उसकी अपग्रेडेड एट्रीब्यूट्स की वजह से वो अभी तक होल्ड कर पा रहा था, लेकिन उसके अंदर जमा हुई ट्रू एनर्जी ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल एक्सप्लोड कर जाएगी। आखिरकार जब सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसका नया स्किल इनर फोर्स एक्टिवेट हो गया है, तब जिन ने इनहेलिंग रोक दी। जैसे ही उसने आंखें खोली, एल्डर बिजली की स्पीड में उसकी तरफ भागे और पूछने लगे, कैसा फील हो रहा है? फ्रंट डेस्क वाली भी टेंशन में पूछने लगी, कोई स्ट्रेंज सा फील तो नहीं हो रहा ना? जिन ने शांत होकर जवाब दिया, नहीं, मैं बिल्कुल फाइन हूँ, उल्टा फ्रेश फील हो रहा है। ये सुनते ही रिसेप्शनिस्ट जल्दी से उसके पास आई, उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नेम बताइए, और क्या आप हमारे गोल्डन वाइंड डोजो को ज्वाइन करना चाहेंगे? लेकिन उसी टाइम खिड़की के बाहर रेड लाइट की एक फ्लैश चमकी और एक ब्लैक शैडो कांच तोड़ते हुए अंदर घुसा और एक स्टूडेंट पर गिरा। सबकी सांसें रुक गईं। जब नजर साफ हुई, वो एक इंसेक्ट जैसा मॉन्स्टर था। पूरा हॉल शॉक में फ्रीज हो गया, लेकिन एल्डर ने तुरंत रिएक्ट किया और चिल्लाए, सब लोग एवैक्यूएट करो। मॉन्स्टर समझ गया कि सब भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो सीधे रिसेप्शनिस्ट की तरफ लपका, क्योंकि वो सबसे पास थी। सौभाग्य से जिन उसकी टाइमिंग से भी तेज निकला। वो झटके से उछलकर उसके पास पहुंचा, उसे पकड़कर साइड में खींच लिया। उस पल लड़की का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे उसने पूरा एनर्जी ड्रिंक पी लिया हो। उसे तो ये भी लगा कि काश वो जिन की बाहों में ऐसे ही फंसी रहे। उसकी इसी रिएक्शन की वजह से जिन का चार्म स्केल सीधे 20 पॉइंट्स बढ़ गया। जिन ने मॉन्स्टर की तरफ देखा और उसे पियो ग्वांग की बात याद आई। इनर फोर्स मतलब बॉडी की मेरिडियन एनर्जी को इकट्ठा करके बाहर रिलीज करना। ये इसे टेस्ट करने का परफेक्ट मौका था, पर सोचने का टाइम मिला ही नहीं। मॉन्स्टर पीछे हटने की बजाय और भी तेज स्पीड से जिन पर ही कूद पड़ा। जिन फॉरवर्ड स्टेप लेकर सीधे एक पंच जमाता है। सिर्फ उस पंच की शॉकवेव से आसपास की टेबल्स और चेयर्स हवा में उड़ गईं। उसने सोचा, अगर ये कॉकरोच की तरह अपने बॉडी वेट का 300 टाइम्स सह सकता है, तो पूरा ची एक ही पंच में डालना बेवकूफी होगी। तुरंत एडजस्ट करते हुए उसने अपना सारा ची एक सिंगल पॉइंट में कंडेंस कर दिया। कंडेंस्ड फोर्स ने मॉन्स्टर के आर्मशेल को चकनाचूर कर दिया और उसी टाइम सिस्टम बीप हुआ। न्यू स्किल अवेकंड इंच फोर्स। इम्पैक्ट झेल न पाने पर मॉन्स्टर सीधा पीछे उड़ गया और दीवार से टकराकर ही रुक पाया। जिन ने अपना ची वापस खींचा, कंधा झाड़ते हुए बोला, हद से ज्यादा ओवररेटेड था ये। दिखने में ही डरावना। रिसेप्शनिस्ट, जिसने ये सब लाइव देखा था, पूरी तरह मेस्मराइज्ड खड़ी थी। लेकिन एल्डर्स अच्छी तरह पहचान गए थे कि असली बात क्या है। जिन ने अभी अभी ची कंट्रोल सीखना शुरू किया है और इतना ज्यादा ची एक साथ रिलीज करना उसके बॉडी के लिए नॉर्मल नहीं था। मॉन्स्टर फिर से खड़ा हो गया, इस बार दूसरी फोरक्लॉ उठाकर। जिन ने उसे सीरियसली नहीं लिया और हाथ से इशारा किया, आजा भैया, नेक्स्ट राउंड शुरू कर। लेकिन जैसे ही उसने फिर से ची इकट्ठा करने की कोशिश की, एक पूरा मुंह भर के खून बाहर फट गया। उसका गाल एकदम अंदर धंस गया। मॉन्स्टर ने टाइम नहीं वेस्ट किया। पलक झपकते ही वो जिन के एकदम सामने था। जिन का चेहरा बदल गया। उसे समझ आ गया कि इस बार उसने खुद को ओवर पुश कर दिया है। तभी एक स्ट्रिक ऑफ वाइट लाइट कमरे में चमकी। 1 सेकंड में मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। जिन ने ऊपर देखा, एक व्हाइट हेयर्ड गर्ल खड़ी थी। वो बोली, मैं वॉयब्लेड हूँ, व्हाइट क्रो स्क्वाड 838 की कैप्टन। अब ये एरिया मेरे कंट्रोल में है। सारे अनरिलेटेड लोग तुरंत एवैक्यूएट करें। जिन पहली बार व्हाइट क्रो स्क्वाड का नाम सुन रहा था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ देखकर तो साफ था ये ऑर्गेनाइजेशन सच में ह्यूमन फॉर्म में मॉन्स्टर्स को ही भर्ती करता होगा। आखिर उसने उस क्रीचर को एक ही स्ट्राइक में काट दिया था। दूसरी तरफ वॉयब्लेड भी जिन को ऊपर नीचे स्कैन कर रही थी। वो सोच रही थी, ये लड़का तो सिर्फ 1780 का लगता है, फिर भी कॉकरोच मैन को नंगे हाथों से हिट कर दिया। ऊपर से ये इतना हैंडसम क्यों है? उसे तुरंत कोई बहाना चाहिए था उसे रिक्रूट करने का। ये सोचकर वो उसके पास आई, एक छोटा पेपर जिन के हाथ में दिया और कहा, संडे शाम 5 o'clock अगर इस एड्रेस पर आए
तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वो जाते जाते हवा में गायब सी हो गई। जिन ने पेपर खोला, उस पर लिखा था चिंचान लाइब्रेरी 7th फ्लोर। घर जाते समय रिसेप्शनिस्ट भी उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वो बार बार पूछ रही थी, आप सच में ओके हैं ना? अगर चाहे तो मेरे घर चलिए, प्रॉपर चेकअप कर दूंगी। जिन ने थोड़ा शर्माते हुए उसे मना किया और जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ गया। वो पीछे से चिल्लाई, कल फिर आना प्लीज। एल्डर्स दूर से उसे जाते देख बोले, ऐसा टैलेंट बहुत रेयर होता है। हमारा छोटा सा डोजो इस बच्चे को रोक नहीं पाएगा। जिन रास्ते में ही नोटिफिकेशन से घिर गया। फिटनेस एक्सप बढ़ा, वेलनेस एक्सप बढ़ा, चार्म और कॉम्बैट दोनों इंक्रीज हो गए। लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी इंच फोर्स स्किल की थी। इस फाइट के बाद उसे समझ आ गया कि इसकी असली ट्रिक क्या है। की को एक सिंगल पॉइंट में कंप्रेस करके सबसे शॉर्ट डिस्टेंस पर मैक्स स्पीड से रिलीज करना, और ये लगभग किसी भी डिफेंस को तोड़ देता है। वो इसे फिर से फील करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने ची इकट्ठा करना शुरू किया, उसका खून फिर से उबाल मारने लगा। उसने तुरंत रोक दिया, वरना शायद एक और मुंह भर के खून बाहर आ जाता। एल्डर्स की वार्निंग याद करते हुए जिन ने ठान लिया कि आज और ओवर पुश नहीं करेगा। पूरी रात का रेस्ट जरूरी था। अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे पहुंचा तो उसने देखा उसके घर की खिड़की से हल्की सी लाइट आ रही थी। जिन ने तुरंत फोन से होम कैमरा फीड चेक की, और जो दिखा उसे देखकर उसका माथा ठनक गया। वो छोटा ब्लैक कैट जो वो कल उठा लाया था, पूरी स्पीड में उसके कंप्यूटर पर टाइपिंग कर रहा था। घर में घुसते ही जिन ने सीधे पूछा, ओए, मेरे कंप्यूटर पर क्या नॉनसेंस कर रहा है? ब्लैक कैट के माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें चमकने लगीं, लेकिन फिर भी उसने मासूम सा म्याऊ निकाल दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जिन वैसे भी लड़ाई से थका हुआ था, तो उसने सोचा, पहले सो लेता हूँ, फिर इसको देख लेंगे। वो कपड़े तक नहीं उतारे, सीधा बेड पर धप्प से गिर गया और सो गया। नीचे फर्श पर बैठी बिल्ली ने जिन से आती हल्की खून की बदबू सूंघी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसे तुरंत समझ आ गया, इसे किसी ने मारने की कोशिश की है। उसने अपने तेज पंजे निकाले और मन ही मन गाली दी, ये मेरा ह्यूमन है, किसकी हिम्मत हुई इसे चोट पहुंचाने की? डेथ विश है क्या? आखिर में क्यूरियोसिटी काबू से बाहर हो गई। वो एक छलांग में जिन के पेट पर कूद गई और बोली, उठो, डिटेल में बताओ क्या हुआ। मैं निंग फोंग वान हूँ, ड्रैगन सेक्ट का सेक्ट मास्टर। बिल्कुल मत डरना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जिन ने नींद भरी आवाज में कहा, मुझे पता था तू पर्सन ही है, लेकिन अभी बहुत थका हूँ, बाद में बात करेंगे। और फिर वो उसी टाइम वापस सो गया। अगली सुबह उठते ही उसकी स्टेमिना पूरी तरह रिकवर हो चुकी थी। जिन ने कल की लड़ाई पूरी समझाई। ब्लैक कैट ने खाना मुंह में ठूंसते हुए पूछा, मतलब तुम पिटे नहीं थे? तुमने वो मॉन्स्टर को हरा दिया? जिन बोला, हाँ वही। निंग फोंग वान गहरी सोच में पड़ गया। उसने कभी किसी ऐसे क्रीचर के शहर में दिखने की बात नहीं सुनी थी। जिन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, थैंक्स वेर, मेरी फिक्र करने के लिए। जैसे ही उसने वेर कहा, वो छोटा काला चेहरा कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, फिर चुपके से लाल पड़ गया। फिर वो झुंझलाकर बोला, मुझे सेक्ट मास्टर बोलो, सिर पर हाथ मत फेरो। जिन हंस पड़ा। फिर उसने कल की सर्वेलेंस फुटेज ओपन की और पूछा, अब बताएगा मेरे कंप्यूटर पर क्या कर रहा था? फुटेज देखकर बिल्ली उछल पड़ी। फिर उसने अपनी टेल हिलाते हुए कहा, वो जो तेरी टेल पर आयरन रिंग दिख रही है ना, वो डिवाइन रिलिक है, कैटल रिंग। मैं उसी की रिसर्च कर रहा था। जिन ने उसकी टेल उठाकर रिंग को गौर से देखा और बोला, तो ये है वो लेजेंडरी डिवाइन रिलिक। निंग फोंग वान ने जो इन्फॉर्मेशन ढूंढी थी, उसके हिसाब से गॉड के मरने के बाद 287 साल पहले जो गोल्डन पार्टिकल्स फटे थे, उन्हीं से डिवाइन रिलिक्स की शुरुआत हुई थी। जिन ने बस कहानियों में सुना था। आज वो पहली बार असल में एक डिवाइन रिलिक अपनी आंखों के सामने देख रहा था। अब समझ आया कि जब उसने उसे टच किया था, तभी सिस्टम ने डिविनिटी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। उधर निंग फान ने लाल पड़ते हुए कहा, अरे मेरी टेल को कितनी देर तक दबाकर रखोगे? छोड़ो भी। जिन ने फट से हाथ हटा लिया और पूछा,
तो तुम कैटटेल रिंग का यूज करना सीख रहे थे। निंग फोंगवान ने सिर हिलाते हुए कहा, ना भाई, मैं तो इसे उतारने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसने अपनी असली कहानी बताई। ड्रैगन सेक्ट चिंग चोंग का सबसे बड़ा गैंग था। इंटरटेनमेंट बिजनेस से लेकर मेडिसिनल ट्रेड्स तक सब कंट्रोल करता था। इतनी तेज ग्रोथ देखकर कई लोग जलने लगे। एक दिन सेक्ट के विला पर अटैक हुआ। अटैकर्स ने जबरदस्ती डिवाइन रिलिक उसकी टेल पर चढ़ा दी, जिसकी वजह से वो इस कैट फॉर्म में बदल गया। काफी मुश्किल से वो भाग निकला, लेकिन बाहर निकलते ही उसे पता चला ड्रैगन सेक्ट तो अब पूरी तरह कब्जे में जा चुका है। अब उसका गोल सिर्फ एक है, इस डिवाइन रिलिक को हटाना, वापस इंसान बनना और जिन्होंने ये किया उनके टुकड़े टुकड़े कर देना। जिन ने उसकी कहानी सुनी और पूछा, तो अब नेक्स्ट प्लान क्या है? अगर इंटरनेट पर कुछ नहीं मिला तो लाइब्रेरी भी शायद हेल्प न करे। निंग फोंगवान ने कहा, मेरा प्लान रेडी है। तुम्हें मार्शल आर्ट्स में ट्रेन करना होगा और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। जिन ने माथा सिकोड़कर पूछा, ये स्ट्रॉन्ग होने से कैटटेल रिंग कैसे उतरेगी? निंग फोंगवान बोला, जब तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे, भिन्न भिन्न ऑर्गेनाइजेशन खुद तुम्हें ढूंढने आएंगे। उनमें से कुछ के पास भी डिवाइन रिलिक्स होंगे। उन लोगों को फॉलो करके उनकी जानकारी खोदते हुए जरूर हमें कोई तरीका मिल जाएगा कि इसे कैसे हटाया जाए। तो अभी का टॉप प्रायोरिटी तुम्हें सबसे बेस्ट डोजो में घुसवाना। जिन ने पूछा, कौन सा डोजो? निंग फोंगवान ने पूछा, क्या तुमने कभी हिडन ड्रैगन डोजो का नाम सुना है? जिन एक पल के लिए ठहर गया, फिर बोला, हाँ सुना है। मार्शल आर्ट्स सीखने के टाइम मैंने चिंग चोंग के सारे डोजो की ट्यूशन फीस चेक की थी। हिडन ड्रैगन डोजो, वो तो सबसे एक्सपेंसिव निकला था और सबसे ज्यादा नेगेटिव रिव्यू वाला भी। लेकिन निंग फोंगवान ने नाक सिकोड़ी और बोला, वो सारे रिव्यूअर यूजलेस वीकलिंग्स थे, हल्की सी हार्डशिप भी नहीं झेल पाए। उन्हें क्या पता मार्शल आर्ट्स क्या होते हैं? रियल मार्शल आर्ट्स सर्कल में कोई भी हिडन ड्रैगन डोजो को नीचे नहीं देखता। जिन ने पूछा, ठीक है, पर मैं उसमें जाऊं कैसे? निंग फोंगवान ने अपनी छोटी सी पंजा उठाते हुए कहा, पुराने मार्शल वर्ल्ड के रूल फॉलो करो। डोजो चैलेंज। जिन हक्का बक्का रह गया। चैलेंज मतलब वहां जाकर पूरा डोजो तहस-नहस कर दूं और उसके बाद भी वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे? निंग फोंगवान ने उसे घूरा, तुम्हें सच में बेसिक कॉमन सेंस नहीं है। डोजो चैलेंज बेसिकली एक इंटरव्यू होता है। जितने भी डिसाइपल्स हैं सबकी रैंकिंग होती है। ट्यूशन देकर अंदर जाने वाले वीक लोग किसी काम के नहीं, और टैलेंटेड लोग भी तभी काबिल होते हैं जब असली स्ट्रेंथ दिखाएं। मार्शल आर्ट्स में मेंटालिटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जिसमें इनविंसिबल स्पिरिट है वही इनविंसिबल पंच मार सकता है। इसलिए डोजो को चैलेंज करना मतलब खुद को रिकमेंड करना, अपनी स्पिरिट साबित करना। ये कहकर उसने याद दिलाया कि जिन को कल जरूर पहुंचना है। फिर वह विंडो फ्रेम पर उछलकर बैठ गया और बोला, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अगले दिन मैप फॉलो करते हुए शू जिन हिडन ड्रैगन डोजो पहुंचा। हॉल में घुसते ही एक आदमी आगे बढ़ा और उससे हाथ मिलाया, लेकिन जिन को महसूस हुआ वो आदमी धीरे धीरे उसकी पकड़ कस रहा था। ओह, टेस्ट कर रहा है, जिन ने सोचा। तो उसने भी हल्का सा इनर एनर्जी अपने पाम में इकट्ठा की और हल्का सा दबाव डाला। उस आदमी की चीख निकल गई और उसने तुरंत दया की भीख मांग ली। बाकी लोग दौड़कर आए और बोले, अरे इसे मत सीरियस लेना, ये मार्शल फैनेटिक है, हर किसी से स्पार करने का शौक है। सब हंस ही रहे थे कि अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, ओल्ड मास्टर आ गए। और उनके डायरेक्ट डिसाइपल्स भी। जिनने मुड़कर देखा, 2 मर्द 2 औरतें, एक गंजा बूढ़ा आदमी और सबसे इम्पोर्टेंट निंग फोंगवान भी उनके साथ था। अंदर आते ही उन्होंने पूछा, क्या तुम हमारे डोजो को चैलेंज करने आए हो? निंग फोंगवान की आंखों के इशारे से कंफर्म करके जिन ने सीधा जवाब दिया, हाँ। ये सुनते ही ओल्ड मास्टर का चेहरा काला पड़ गया। वह बोला, कई सालों से किसी की हिम्मत नहीं हुई हिडन ड्रैगन को चैलेंज करने की। तुम्हें लगता है तुम काबिल हो? जिन ने अपने स्टैट स्क्रीन पर नजर डाली और थोड़ी शर्म से बोला, पता नहीं, कॉम्बैट स्किल लेवल अभी भी काफी लो है। अचानक बूढ़े ने भयंकर प्रेशर रिलीज किया और गरजकर पूछा, ना शू जिंग? वह बोला, उम्र 70। फिर बूढ़ा पूछता गया, कहाँ रहते हो? पेरेंट्स क्या करते हैं? ओनली चाइल्ड हो? कोई सिबलिंग्स?
घर में कितने लोग, फैमिली इनकम क्या है। जिन अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये डोजो चैलेंज है या सरकारी फॉर्म भरना। शू जिन की पीठ पर ठंडे पसीने की एक लाइन बह गई। ये सवाल इतने अजीब क्यों होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मार्शल आर्ट इंटरव्यू नहीं, बल्कि कोई शादी के लिए रिश्ता देखने वाली मीटिंग हो। उसकी हालत देखकर ओल्ड मास्टर जोर से हंसा। घबराओ मत, क्योंकि तुम मेरे होने वाले दामाद भी बन सकते हो, तो पूछताछ तो बनती है। शू जिन पूरी तरह जड़ होकर निंग फोंगवान को घूरने लगा। ये क्या हो रहा है। निंग फोंगवान खुद लाल पड़ गया। मुझे क्या पता, मैंने कुछ नहीं किया। तभी एक लड़की आगे आई और बोली, क्वालिफिकेशन का असली तरीका लड़ाई ही होता है। मैं थोड़ा इजी जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। जिन ने भी तुरंत फाइटिंग स्टांस ले लिया और हाथ से इशारा किया। कम साइड में खड़ा निंग फोंगवान गाल फुलाकर बड़बड़ा रहा था। ये पूरा मैच मेकिंग इंटरव्यू लग रहा है और ये लड़ने में लगा है। उधर वो लड़की झू शानिंग एक ही छलांग में जिन की तरफ झपटी। निंग फोंगवान डर के मारे सख्त हो गया। अरे वो सच में वार करने वाली है। लेकिन जिस सेकंड झू शानिंग आगे बढ़ी, उसके सारे मूव्स पहले से ही जिन की टारगेटिंग स्किल में लॉक हो चुके थे। वो पंच मारने की कोशिश भी नहीं कर पाई और उससे पहले ही जिन ने उसकी कलाई पकड़ी, एक एकदम क्लीन ओवर शोल्डर थ्रो मारा और धड़ाम। झू शानिंग समझ भी नहीं पाई कि हुआ क्या और वहीं बेहोश होकर गिर गई। पीछे से चान फू वोंग ने तालियां बजाईं। वाह, इसकी डायनामिक विजन और ग्रैपलिंग एक्यूरेसी बिल्कुल मेरे यंग दिनों जैसी है। ली भी हंस पड़ा और निंग फोंगवान से बोला, तुमने सच में कमाल का टैलेंट ढूंढ कर लाया है। सिस्टम ने जिन को दर्जनों स्टैट अपडेट्स भेजे। तब उसने ओल्ड मास्टर से पूछा, तो क्या ये चैलेंज पास माना जाता है। ली ने कहा, बिल्कुल। बिना किसी मार्शल ट्रेनिंग के तुमने झू शानिंग को सेकंड्स में हरा दिया। तुम डायरेक्ट डिसाइपल बनने के पूरी तरह काबिल हो। अब से तुम्हारी नई एड्रेसिंग शुरू होती है। ये सुनकर शू जिन की आंखें चमक उठीं। वह आगे बढ़ा और सभी सीनियर डिसाइपल्स को झुककर सलाम किया। वे सब मुस्कुराते हुए बोले, वेलकम सेवंथ जूनियर ब्रदर। सबने अपना अपना इंट्रो दिया। कुछ देर बाद झू शानिंग उठी, थोड़ी शर्मिंदा होकर बोली, मैं तुम्हारी 6th सीनियर सिस्टर हूँ। मैं इसलिए हारी क्योंकि मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया। जिन ने सम्मान से झुककर उसकी बात स्वीकार की। मन में सोचा, लगता है मेरे आने से पहले यही सबसे छोटी थी। तभी एक यंग लड़की उसकी ओर आई और बोली, यंग मास्टर आइए, मैं आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाती हूँ। जिन चौंक गया। यंग मास्टर क्यों। ली ने गर्व से कहा, क्योंकि अब तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल हो और हमारे घराने में डायरेक्ट डिसाइपल को कोई नीचे नहीं देख सकता। आज से पेपर पर तो शू जिन को इनर रिंग हाउस होल्ड माना जाने लगा था, इसलिए यंग मास्टर बुलाना टेक्निकली सही था। लेकिन शू जिन को यंग मास्टर सुनकर बड़ा सा लगा। उसने पूछा, कुछ और बुला सकती हो क्या। ये थोड़ा वियर्ड लगता है। लड़की ने 2 सेकंड सोचा, फिर बोली, ठीक है, अब से मैं आपको लॉर्ड जिन बुलाऊंगी। रजिस्ट्रेशन करते वक्त शू जिन ने निंग फोंगवान से कहा, तूने तो ये डोजो चैलेंज बहुत मुश्किल बताया था, ये तो उतना हार्ड नहीं था। निंग फोंगवान ने आंखें घुमाई, तुम गलत हो। झू शानिंग असल में तुमसे काफी स्ट्रॉन्ग है। मार्शल आर्ट्स सिर्फ नंबर्स नहीं होते, स्टेट ऑफ माइंड, इन्फो और कभी कभी तो प्योर लक भी डिसाइड करता है आउटकम। उसकी बात सुनकर शू जिन को समझ आया, सच में झू शानिंग ने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। निंग फोंगवान ने भी सिर हिलाया। हाँ, अगर वो थोड़ी कॉशियस होती या तुम्हें पहले अटैक करने देती तो रिजल्ट शायद उल्टा होता। बट जीत तो जीत है। ये सुनकर शू जिन ने सोचा कि उसकी जीत लक बेस्ड थी और उसे और ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। फिर उसने कैजुअली पूछा, वैसे तू कल रात को कहाँ गया था। डोजो में ही रुका रहा पूरी रात। निंग फोंगवान ने प्राउडली कहा, बिल्कुल रुका। जब कोई इम्पोर्टेंट इंसान इस फोर्ट्रेस लाइक डोजो में आता है तो वहाँ हमेशा ग्रीक ग्रैंड पाली होते हैं। और सुन, ग्रैंड पाली ने तो मेरे दादाजी को भी एक बार ग्रीन पहनाने की सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। शू जिन अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये कैसा फैमिली हिस्ट्री है भाई। इसी बीच शू जिन का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया। लड़की ने उसे एक कार्ड दिया और बोली, ये आपका आईडी पास है, कल बस इसे स्वाइप कर दीजिए। वो बोल रही थी, लेकिन उसका चेहरा टमाटर जैसा रेड था।
और जिन का चार्म स्किल +20 पॉइंट्स फिर से बढ़ गया। अगले दिन जब सब डोजो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शू जिन पहले से ही ट्रेनिंग में लगा हुआ था। सब विस्पर करने लगे, सुना है ये कल रात से ही ट्रेनिंग कर रहा है। पूरा नाइट इस लंबे सेशन की वजह से उसकी इनर एनर्जी सीधे लेवल 2 तक पहुंच गई। उसका चेहरा थका हुआ देखकर ली आगे आया और बोला, रुको मत, थोड़ा और पुश करो वरना आज रात की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इनर एनर्जी का EXP तेजी से बढ़ रहा था। जिन ने दांत भींच लिए, बस थोड़ा और कुछ ही देर बाद इनर एनर्जी ने लेवल 2 को तोड़ा और सीधे लेवल 3 पर पहुंच गई। अपग्रेड का नोटिफिकेशन आते ही वो वहीं फर्श पर गिर पड़ा, पूरी तरह एग्जॉस्टेड। ये उसके पास बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी पूरी जिंदगी में मैंने बहुत डिसाइपल्स लिए हैं, लेकिन अभी के हिसाब से तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हो। थोड़े ही समय में तुम हिडन ड्रैगन स्टाइल की टेक्निक्स सीखने लायक बन जाओगे। जैसे ही शू जिन ने सुना कि असली टेक्निक्स सीखने को मिलेंगी, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत पूछा, मास्टर किस लेवल पर पहुंचूं तब सिखाओगे? ली ने कहा, पहले अपना हाथ आगे करो। शू जिन थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ लेकिन मान गया। जैसे ही दोनों के हाथ आपस में लगे, ली ने अचानक जबरदस्त इनर एनर्जी उसकी बॉडी में धकेल दी। शू जिन चाह कर भी रेजिस्ट नहीं कर पाया। हाथ छोड़ने के बाद ली ने पूछा, तुम डेली क्या एक्सरसाइजेस करते हो? शू जिन ने कहा, बस रनिंग वगैरह। क्यों, मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है क्या? ली ने सिर हिलाया, प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी बॉडी तो जैसे गॉड ने खुद बैठकर बनाई हो। हर मसल, हर बोन, हर ऑर्गन इतने परफेक्टली बैलेंस्ड कि डर लग जाए। स्ट्रेट बात, तुम बोर्न मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी हो। शू जिन अंदर ही अंदर समझ गया, ये उसके सिस्टम का कमाल था। कॉम्बैट स्किल एक्टिवेट करने के बाद उसकी पूरी बॉडी ही चेंज हो गई थी। उसने फिर पूछा, तो क्या मैं अभी टेक्निक सीख सकता हूँ? ली ने उसे रोक दिया, अभी नहीं, तुमने पूरी रात ट्रेनिंग की है, तुम्हारी बॉडी चोटों से भरी पड़ी है, अभी प्रैक्टिस करना मतलब सुइसाइड करना होगा। शू जिन ने थोड़ी निराशा से पूछा, तो फिर अभी क्या करूं? ली ने कहा, रेस्टिंग रूम में जाओ, मैं स्लीपिंग ड्रैगन ऑइंटमेंट भिजवाता हूँ। मास्टर की बात मानकर शू जिन रेस्टिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद दरवाजा नॉक हुआ। उसकी 6th सीनियर सिस्टर जुआनिंग अंदर आई, हाथ में एक बॉटल लिए। वो बोली, मैं तुम्हारे इंजरीज ट्रीट करने आई हूँ। उसे देखकर शू जिन थोड़ा जम गया। ये बदला लेने तो नहीं आई, पर वो बिना एक्सप्रेशन बदले पास आई और बोली, शर्ट उतारो। अब हालत ऐसी थी कि इनकार करना इम्पॉसिबल था, तो उसने मान लिया। जैसे ही उसने देखा, उसने टीजिंग टोन में कहा, ओह जूनियर भाई तो काफी वेल बिल्ट निकला। और उसी पल चार्म स्किल +45 पॉइंट्स। शू जिन लेट गया और जुआनिंग उसके पास आकर ऑइंटमेंट लगाने लगी। उसकी उंगलियां सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग थीं। शू जिन पसीने पसीने और वो मिस्चिवस स्माइल के साथ बोली, मूव मत करना। बीच की कई सीन्स शू जिन ने खुद ही स्किप कर दिए। आखिर ऑडियंस को एक्स्ट्रा वल्गर डिटेल पसंद नहीं आती। काम खत्म होने के बाद जू शानिंग ने धीरे से कहा, मैं हार इसलिए गई क्योंकि मैंने तुम्हें हल्के में लिया था, और हाँ, थोड़ा तुम्हें चिढ़ाने का मन भी था। सॉरी फॉर दैट। शू जिन ने हल्का हंसकर कहा, मैं नाराज नहीं हूँ, बस तुम्हारा प्रेस करना थोड़ा ज्यादा पेनफुल था। उधर उसका चार्म एक्सपीरियंस तो नॉन स्टॉप बढ़ ही रहा था। ऊपर की बॉडी का ट्रीटमेंट खत्म होते ही जू शानिंग ने थोड़ी और ऑइंटमेंट निकाली और बोली, अब पैंट्स उतारो। शू जिन का दिमाग एकदम झटका खा गया। उसने तुरंत हाथ रोककर कहा, ये मैं खुद कर लूंगा। वो बस हंस दी, अच्छा हुआ, डर गए, मैं तो बस टीज कर रही थी। फिर बड़े आराम से ऑइंटमेंट को एक साइड फेंका और धुन गुनगुनाती हुई बाहर निकल गई। डोजो से निकलते ही शू जिन ने महसूस किया कि पूरा शरीर दर्द कर रहा है। ये औरत तो मुझे तोड़ ही डालती, पर मानना पड़ेगा, कॉम्बैट स्किल और इनर स्ट्रेंथ दोनों लेवल अप हो गए थे। थोड़ा फ्री टाइम देखकर वो लाइब्रेरी की तरफ निकल पड़ा, जहां उसकी व्हाइट क्रो स्क्वाड वाली अपॉइंटमेंट थी। नाम सुनकर थोड़ा एजीसा वाइब आता था, पर शायद सन सिटी की ही कोई स्पेशल OPS यूनिट होगी। नोट पर लिखे एड्रेस पर पहुंचकर उसने इधर उधर देखा, किसी को न देख वो वापस मुड़ने ही वाला था कि एक ब्लॉन्ड लड़की उसके पास आई और बोली, हाय, मैं हूँ वू चिन। शू जिन ने पूछा, वो वॉइड एज कहाँ है?
और मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों गया? वू चिन ने समझाया कि वॉइड एज बस उसका इन्फॉर्मेंट है जो कैंडिडेट्स को रेफरी करता है, और सी बात है स्पेशल ओपीएस ब्यूरो में तो मिल नहीं सकते थे। वो बोली, पहले मुझे डाउट था पर तुम्हें देखते ही सब डाउट खत्म हो गए, तो हमारी टीम ज्वाइन कर लो। ये सुनकर शू जिन आराम से बैठ गया और पूछा, क्यों, क्या देखकर लगा कि मैं ज्वाइन करूं? वू चिन ने सीधे पूछा, तुम डिवाइन रेलिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हो न? ये सुनकर शू जिन सचमुच अलर्ट हो गया। उसने ये टॉपिक कभी खुद से किसी को नहीं बताया था। उसकी रिएक्शन से वू चिन समझ गई कि उसका गेस सही था। उसने पूछा, तुमने डिवाइन रेलिक्स के बारे में पहली बार कैसे सीखा? शू जिन को उसका असली बैकग्राउंड नहीं पता था, इसलिए वो कॉशियस रहा और बोला, नो कमेंट। वू चिन ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम इन्फो नहीं दे सकते तो वो मेरी प्रॉब्लम है। ये कहकर उसने एक बोतल से पानी निकालकर उसके लिए एक कप भरा और बोली, पीकर देखो। शू जिन ने सिप लिया और कहा, प्यूरिफाइड वाटर है, नॉर्मल। वो कुछ बोली नहीं, बस बोतल का बचा हुआ पानी एक ट्रांसपेरेंट पिचर में डाला, फिर उसे दूसरा कप भर कर दिया। अब टेस्ट करो। शू जिन क्यूरियोसिटी में फिर सिप लेता है और इस बार वो चौंक गया, पानी मीठा हो गया था। वू चिन शांत आवाज में बोली, गॉड की मौत को आज 287 साल हो चुके, और जिस पल गॉड मरा था जो लाइट के कण जमीन पर गिरे, वू चिन ने कहा, हम उन चमकते कणों को गॉड का ब्लड कहते हैं। ये गॉड का ब्लड किसी भी चीज में सेटल हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स में, लिविंग बीइंग्स में, यहाँ तक कि इंसान की इमेजिनेशन के छोटे टुकड़ों में भी। और जिस चीज में गॉड का ब्लड चला जाए वो बन जाती है डिवाइन रेलिक। उसने अपने हाथ में जो मीठा पानी वाला केटल पकड़ा था जिस पर सीरियल नंबर G0567 लिखा था, वो भी एक डिवाइन रेलिक थी। ये सुनकर शू जिन ने क्यूरियस दिखते हुए हाथ बढ़ाया, जरा देकर देखो, क्या पता तुमने इसमें शुगर ही डाल दी हो। जैसे ही उसने केटल को छुआ, सिस्टम का नोटिफिकेशन पॉप हो गया, एब्जॉर्बिंग डिविनिटी, मतलब डिवाइन रेलिक को छूते ही उसकी डिविनिटी वैल्यू बढ़ने लगी। बस थोड़ा और उसका पहला एक्टिव स्किल अनलॉक हो जाता। केटल हाथ में घुमाते हुए उसने प्रिटेंड किया कि वो बस जांच रहा है, फिर बोला, ये पानी बिना शुगर के स्वीट कैसे हो गया? क्या ये केटल हवा से पानी बॉयल भी कर देता है? वू चिन ने मुस्कुराकर कहा, ऑलमोस्ट सही। फिर से गेस करो। मन ही मन वो सोच रही थी, ये लड़का कितना इनोसेंट लगता है। कुछ सेकंड ऑब्जर्व करने के बाद शू जिन बोला, वेट, इसका पानी कम ही नहीं हो रहा, मतलब ये इन्फिनिट वाटर। उसी समय उसकी डिविनिटी वैल्यू 500 पॉइंट्स क्रॉस कर गई। एक्टिव स्किल अनलॉक करने की रिक्वायरमेंट पूरी। वू चिन ने आंखें सिकोड़कर पूछा, तो समझ गए इसका मतलब? शू जिन बोला, अगर ये सच है तो ये केटल दुनिया के नेचुरल लॉज को इग्नोर करता है, मतलब ये तो एक तरह की परपेचुअल मोशन मशीन हुई। तो क्या इनर सर्कल का एंडलेस पावर सप्लाई ऐसी ही चीजों से आता है? वू चिन बोली, ज्यादा मत सोचो, डिवाइन रेलिक्स खुद ही अनरीजनेबल होती हैं, इन्हें ह्यूमंस रिप्लिकेट नहीं कर सकते। शू जिन ने तुरंत पूछा, तो फिर ये सब मुझे क्यों बता रही हो? वू चिन ने साफ कहा, 3 दिन पहले तुमने एक मॉन्स्टर को मार दिया, वो भी एक कम्प्लीटली नॉर्मल ह्यूमन होते हुए। तुमने डर दिखाया ही नहीं। मेंटल लेवल पर तुम ऑलरेडी ज्यादातर लोगों से ऊपर हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी टीम ज्वाइन करो, न कि डिवाइन रेलिक कंटेनमेंट कंपनी। उसने उसे एक बिजनेस कार्ड पकड़ा दिया। शू जिन ने कार्ड लिया, सिर्फ 0.01 सेकंड सोचा, फिर सुपर सिंसियर एक्सप्रेशन बनाकर उसका हाथ पकड़ लिया। बिग सिस, प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लो, मैं हर ऑर्डर मानूंगा। माय डियर बिग सिस्टर, क्योंकि ऑब्वियस था, डिवाइन रेलिक्स हैंडल करने वाली कंपनी, पैसा ही पैसा, और फिलहाल डिविनिटी सिर्फ डिवाइन रेलिक्स से ही मिल सकती थी। पहला पैसिव स्किल ही इतना ओपी था, अगर उसका एक्टिव स्किल उससे भी ज्यादा अनरीजनेबल निकला तो इस दुनिया में उसे हराना किसी के बस की बात नहीं होगी। शू जिन को यूं ही सपनों में खोता देखकर वू युचिन ने सोचा, ये लड़का सच में दुनिया जहान से बिल्कुल अनजान लगता है। फिर उसने अपने बैग से एक कागज निकाला और बोली, पहले कॉन्ट्रैक्ट देख लो, सब ठीक लगे तो यहाँ साइन कर देना। शू जिन ने कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ा, सब कुछ नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही था, बस एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज जोड़ा हुआ। ये देखकर उसने पूछा,
इस जॉब में डेंजर वेंजर तो नहीं है, वू यूचिन ने कामली समझाया। डिवाइन रेलिक्स डेंजर लेवल के हिसाब से ए, बी, सी और डी में डिवाइडेड होती हैं। न्यूकमर होने के नाते तुम्हें सिर्फ डी लेवल असाइनमेंट्स मिलेंगे। प्रोसीजर फॉलो किया तो कोई खतरा नहीं। स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद ही असली डेंजर शुरू होता है। शू जिन ने फिर पूछा, तो ए लेवल असाइनमेंट्स कैसे होते हैं? वू यूचिन ने हल्का सा हंसकर कहा, उनके बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं। ए लेवल रेलिक्स ऐसी नहीं होती कि कोई कंपनी या अकेला इंसान हैंडल कर ले, वहाँ गवर्नमेंट एजेंसीज खुद आती हैं। फिर शू जिन ने अपना फाइनल सवाल पूछा, लेकिन मुझे ही क्यों चुना? सिर्फ इतना कि मैंने किसी रेलिक को टच किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्वालिफाइड हूँ। तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं, न सिस्टम पैनल न मार्शल ट्रेनिंग, सिर्फ वॉइड एज की रिपोर्ट पर भरोसा। कुछ तो ऑड लगता है। वू यूचिन ने बालों को कान के पीछे सरकाते हुए कहा, तुम एक बात गलत समझ रहे हो। ये नहीं कि तुमने रेलिक को टच किया, असल में रेलिक ने तुम्हें टच किया। शू जिन कॉन्फ्यूज्ड हो गया। मतलब? वू यूचिन ने पेशेंट होकर समझाया, डिवाइन रेलिक्स में अपनी एक छोटी सी विल होती है। वो खुद उन लोगों के करीब जाती हैं जो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, और इंसानों में एक बहुत छोटा हिस्सा ऐसा होता है जो नेचुरली रेलिक्स को अट्रैक्ट करता है। मैं उनमें से एक हूँ, और तुम भी। तुम्हें ऑफर किया गया सैलरी वो हमारी सिंसेरिटी दिखाने के लिए है। शू जिन ने मन ही मन सोचा, तो मैं इतना टॉप टियर इंसान हूँ, इसलिए इतने डेस्परेट होकर मुझे लेना चाहते थे। थोड़ी देर सोचकर उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया और बोला, ऑनेस्टली सैलरी से ज्यादा मुझे डिवाइन रेलिक्स ही पसंद हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट वापस देते हुए शरारती मुस्कान के साथ बोला, प्लीज टेक केयर ऑफ मी फ्रॉम नाउ ऑन बिग सिस्टर। वू यूचिन ने मुस्कुराते हुए कहा, प्लीज्ड टू वर्क विद यू। शू जिन उठकर बाहर निकल गया। उसे लगा कि डोजो ट्रेनिंग और डिवाइन रेलिक्स इन दोनों में ही उसका स्केड्यूल फुल हो चुका था। अब शायद स्कूल लौटने का टाइम नहीं मिलने वाला। उसने फोन निकाला और अपने दोस्त लियू को मैसेज भेजा, मेरी तरफ से लीव लगा देना प्लीज। लियू ने बिना सोचे समझे ओके रिप्लाई कर दिया। लियू मन ही मन सोच रहा था, मैं तो 10 साल जॉब कर लूं फिर भी 2 लाख महीना नहीं कमा पाऊंगा। अब उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी अपनी ताकत बढ़ाना। सिर्फ मजबूत बनकर ही वो वापस लौटने की उम्मीद कर सकता था। आउटर रिंग रोड पर चलते हुए उसने सिस्टम खोला और अपनी नई एक्टिव स्किल देखी, ट्विन लाइफ एलवी। एक डिवाइन एसेंस रिक्वायर्ड टू लेवल अप। 50-21 पैसिव इफेक्ट। उसे 2 जानें मिलती हैं। मरने के बाद 7 दिनों के अंदर कभी भी रिसरेक्शन चुन सकता है। सिस्टम ने पूछा, एक्टिवेट। शू जिन ने बिना सोचे कंफर्म दबा दिया। डिवाइन एसेंस अनलॉक्ड, ट्विन लाइफ एक्टिव। अब प्रत्येक एलएम लेवल पर वो अपने किसी एक बॉडी एट्रीब्यूट को चुन सकता था जो ट्विन लाइफ एक्टिवेट करने पर डबल हो जाएगा। ऑप्शंस थे मेमोरी, फिजिकल स्ट्रेंथ, मूवमेंट स्पीड, फोकस, फिजिकल डिफेंस, रिएक्शन स्पीड, कैलकुलेशन एबिलिटी। उन्हें देखकर शू जिन सोचने लगा, अगर स्ट्रेंथ चुनूं तो फोर्स डबल, लेकिन अटैक मेरा टारगेटिंग स्किल से आता है, ब्रूट स्ट्रेंथ से नहीं। डिफेंस ऑलरेडी 10 की। स्पीड ही सब कुछ है, और उसने चुन लिया मूवमेंट स्पीड। अब उसका मन कंपैरिजन करने में लग गया। करीब 100 मीटर दूरी पर एक स्ट्रीट लैंप था। शू जिन ने पहले नॉर्मल रन किया ताकि बेसलाइन मिल जाए, फिर स्टांस लेकर हल्का सा आगे झुका और डैश। इस बार क्लियरली तेज था, लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। उसने डीप ब्रेथ लिया, ट्विन लाइफ एक्टिवेट किया। बूम, वो ऐसी रफ्तार से निकला जैसे किसी ने मिसाइल लॉन्च कर दी हो। कुछ ही सेकंड में एंड पॉइंट पर पहुंच गया। उसकी स्पीड सचमुच दोगुनी हो चुकी थी। ये स्किल पागलपन थी। नॉर्मल इंसान अगर 100 मीटर्स टाइम 20 सेकंड से 12 सेकंड कर ले तो इंटेंस ट्रेनिंग से हो सकता है, लेकिन उसके बाद 0.1 सेकंड इम्प्रूव करने में 100 गुना मेहनत लगती है। टैलेंट और रिसोर्सेस के बिना लगभग नामुमकिन। लेकिन शू जिन बस एक स्किल एक्टिवेट करता है और सीधा इंस्टिंक्ट और कॉमन सेंस को तोड़कर ऐसी मूवमेंट करता है जो कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता। अगर वो लाइफ एंड डेथ फाइट में हो, जहां 0.01 सेकंड की भी गलती मौत बना सकती हो,
ट्विन लाइफ एक्टिवेट करते ही वो तुरंत अपोनेंट को फिनिश कर सकता है। ये सोचते ही उसकी मुट्ठियां एक्साइटमेंट से कस गईं। यह था ट्विन लाइफ, फिजिकल लॉज को इग्नोर करने वाला, बॉडी लिमिट्स को क्रश करने वाला एक सच्चा डिवाइन स्किल जो नियमों को ही तोड़ देता है। शू जिन ने सोचा बॉडी अभी वार्म है, थोड़ा और ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही उसने ट्विन लाइफ दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिश की, उसकी नजर कूल डाउन पर पड़ी। स्किल लॉक हो चुकी थी। उसने जल्दी से मन में हिसाब लगाया, एक्टिवेशन से अब तक मुश्किल से 20 सेकंड्स हुए थे और कूल डाउन ऑलरेडी शुरू हो गया था। मतलब हर यूज बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, किसी भी मोमेंट इसकी जरूरत पड़ सकती है और कौन जानता है कब वापस रिचार्ज होगा। थकान बढ़ती जा रही थी तो उसने फैसला किया, बस घर चलता हूँ। आज पूरा दिन ट्रेनिंग हुई, बॉडी टूट गई है, एक गर्म बाथ और सीधा स्लीप, लेकिन जितना वो चलता उतना ही कमजोर महसूस करता और घर तक पहुंचने से पहले ही वो सीधे स्टेयरवेल में गिर पड़ा। उसे नहीं पता वो कितनी देर तक सोया रहा, जब तक एक तेज रिंगटोन ने उसे हिला न दिया। वो उठकर बैठा, कंफ्यूज्ड आंखों से इधर उधर देखते हुए। फोन उठाकर देखा, 6 घंटे, पूरे 6 घंटे वो स्टेयरवेल में सोया पड़ा था। तभी उसे एहसास हुआ, मैन यहाँ सो क्यों रहा था। उसने ट्विन लाइफ की रिकवरी टाइम दोबारा चेक किया, कैलकुलेशन साफ था, हर 1 सेकंड यूसेज 1000 सेकंड्स कूल डाउन और फुल यूज करे तो 6 घंटे रिकवरी, सब मैच हो गया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज पॉप हुआ, झू शॉइनिंग, लिटिल जूनियर ब्रदर ट्रेनिंग पे अब तक आए नहीं। शू जिन घबरा गया, सीधे उठकर दौड़ पड़ा। श्टी, मैं तो ओवर स्लीप कर गया, लेट हो गया। कुछ देर बाद वो सॉन्ग डोजो पहुंच गया, डोर को जोर से धक्का देकर अंदर घुसा। बैंग, जू शाओनिंग एक स्टूडेंट को स्ट्रेच करा रही थी, उसे देखते ही बोली, 7th जूनियर ब्रदर यू आर हियर। वो जल्दी से उसके स्पारिंग पार्टनर को पकड़ लाई और बोली, परफेक्ट टाइमिंग, चलो एक डेमोन्स्ट्रेशन मैच करते हैं, स्टूडेंट्स को प्रॉपर फोर्स यूसेज दिखाते हैं। स्टूडेंट्स पीछे फुसफुसाने लगे, कौन जीतेगा। ऑब्वियसली सीनियर सिस्टर, लास्ट टाइम वो स्लिप हो गई थी, जूनियर ब्रदर तो बस शुरू ही हुआ है, होप वो लाइटली ले। शू जिन ने जू शाओनिंग की चुपके से मुस्कान देखी, वो क्लियरली खुश थी, जैसे कह रही हो आज अपनी इज्जत वापस ले लूंगी। शू जिन ने स्टांस लिया और शांत आवाज में बोला, सीनियर 6 सिस्टर प्लीज गाइड मी। ये बिल्कुल परफेक्ट मौका था अपनी स्किल टेस्ट करने का और उसने तुरंत बिना 1 सेकंड गवाए ट्विन लाइफ एक्टिवेट कर दिया। उसका प्लान सिंपल था, सीनियर सिस्टर को कम्प्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ना,